Hello everyone, this is Samir Demla and you all are watching your own study platform Rocket Science। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज। ठीक है। सो बिफोर दैट हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ द रिस्पेक्टेड टीचर्स, चाहे वो मेरे हों आपके हों। टीचर तो टीचर होता है यार। ठीक है। तो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद सभी टीचर्स को, क्योंकि आज हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स की वजह से हैं। ठीक है। एंड टीचर्स डे वाले दिन सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, अपने पेरेंट्स का भी आदर कीजिए, बिकॉज दे आर योर फर्स्ट टीचर्स। ठीक है। आपको टीचर से इंट्रोड्यूस कराने वाले ही आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो जैसे कि कम्युनिटी पे डाला था मैंने कि 3 तारीख यानी कि 3 सितंबर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो आएगी, जो आ गई। ठीक है। बहुत लोगों ने देख भी ली होगी। ठीक है। एंड बॉडी फिटनेस सर्कुलेशन 5 सितंबर को आएगा, यानी कि आज। ठीक है। तो शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। इसमें हमसे आपको पता है कि ये सीरीज में हमसे एमसीक्यूज देख रहे हैं, जबकि एग्जाम्पलर्स के अंदर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए है ये सीरीज़, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पलर क्वेश्चन समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिट फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी मतलब किसी दूसरी फॉरेन बॉडी को अपने अंदर एनगल्फ कर लेना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी बेसोफिल के पास नहीं होती। ठीक है। बेसोफिल हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ज़रूर करते हैं, बट ये फैगोसाइटोटिक प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होती। ठीक है। ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये हमारे हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है। ये आपने जो एनिमल टिश्यूज़ वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा। ठीक है। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर इज। ठीक है। तो डेंगू फीवर में आपने बहुत सुना होगा कि प्लेटें गिर गई। तो प्लेटें मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है। आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, यानी कि हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सो द पहला ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय आरटी एंड एलटी वेंट्रिकल्स इज सेम। ठीक है। आरटी मतलब राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सेम होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर होगा। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, नहीं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट, नहीं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, नहीं। सब जगह ब्लड सेम जाता है। ठीक है। क्योंकि ब्लड तो हार्ट में कहीं रुक ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो ऑटोनोमस मतलब खुद से जनरेट होने वाले न्यूरल सिस्टम से ये हमारा मॉडरेटेड होता है, यानी कि चलता है। ठीक है। तो द पहला ऑप्शन द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। द सिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। एंड अगला है इसमें द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड द नहीं है, ये दो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज, ये ऐसा तो वो सिस्टम होता नहीं। जो पैरासिम्पैथेटिक है आपका, तो देखो पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो कि आपके ब्रेन से कंट्रोल नहीं होगा। तो पेन चेंज करते हैं, ब्लैक की ले लिया। तो यस, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आपके ब्रेन से कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अब ब्रेन से तो सिर्फ इनिशिएट हो सकती है, पेस मेकर जिसे हम बोलते हैं, वो हो सकता है, बट पर मॉडरेट नहीं हो सकता, यानी कि कम करना ज़्यादा करना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो इसके अंदर सही होगा वो होगा सिंपैथेटिक सिस्टम, बिकॉज जो आपका ब्रेन से रिलेटेड मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एएनएस सिस्टम होता है। ठीक है। वो आपका स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम को। आगे बढ़ते हैं। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि इसमें से सही पेयर हमें मार्क करना है कि जो कि कोएगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हिपैरिन एंड कैल्शियम आयन, एंड कैल्शियम आयन प्लेटलेट फैक्टर, ऑक्सिलेट्स एंड सिट्रेट्स, प्लेटलेट फैक्टर एंड हिपैरिन। तो ये नाम तो हमने सुना ही नहीं, दोनों एनसीईआरटी में, तो हो भी नहीं सकता। प्लेटलेट फैक्टर एंड हिपैरिन नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स। ये दोनों आपके कोएगुलेशन के बहुत काम आते हैं। आपने कैल्शियम आयंस के बारे में तो पढ़ा भी होगा, मतलब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ईसीजी डिपिक्ट्स द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। अगर आपने कार्डियक साइकिल नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो है
अपलोड करी हुई है, उसमें 3D एनिमेशन के मैंने पूरा कार्डियक साइकिल समझाया है, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर या आई बटन पे जाके कहीं भी देख लेना, हर जगह डाल दूंगा, एंड में भी मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। इन द ECG ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट रिप्रेजेंटेड। इनमें से कौन सी वेव जो है, ठीक है, वो आपकी नॉर्मल ECG में नहीं दिखती। तो आपकी जो इसके अंदर में से डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया एंड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। देखो जो आपका ECG है वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन प्रोसेस को बताता है, ठीक है, कार्डियक साइकिल के दौरान। और ECG में किसी भी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं दिखती, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, ये तीन ही दिखती हैं, ठीक है। छोटे से T वेव यहाँ पे आती है, ऐसे ही आता है। ECG टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बिकॉज ऑफ पेन टैब, क्योंकि पेन टैब सही से नहीं चलता मेरा, पता नहीं क्यों। यस, चलता तो सही है पर मुझे चलाना ढंग से नहीं आता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक्स न्यूक्लियस इन ह्यूमंस। तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स मतलब RBCs, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इनमें से कौन से ब्लड सेल्स हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम आते हैं, वो है आपकी B लिम्फोसाइट्स। अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा है तो आपको उसके बारे में पता होगा। अगला क्वेश्चन है, द कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज। तो सबसे पहले आपका SA नोड होता है, तो SA नोड सब में ही है। फिर आपका AV नोड होता है, AV नोड, ठीक है, ये दोनों हटा दो, ये गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं परकंजी फाइबर्स, ठीक है, परकंजी फाइबर्स एंड AB बंडल। अच्छा, तो आपका यहाँ पर AV नोड दे रखा है, AV बंडल यहाँ पहले दे रखा है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 मिनट रुको, हाँ सॉरी, परकंजी फाइबर्स नहीं, ठीक है। AV नोड पे जाता है, पहले AV नोड पे जाएगा, फिर AV बंडल पर जाएगा, जिसे हम बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। अभी इन्होंने नाम बदल दिया, ये आपका बंडल ऑफ हिज होता है, BOH, जिसको ये एक आप नोट कर लो, BOH यानी कि बंडल ऑफ हिज को आप AV बंडल भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आखिरी में परकंजी फाइबर्स पर जाता है, तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये इस नाम ने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा, आपको भी कर सकता है, ठीक है। द सेल इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा कि इनमें से कौन से सेल्स जो है आपके वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम आते हैं, ठीक है। तो जो आपकी इसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं, नहीं, बेसोफिल्स, ये आंसर होगा इसमें। लिम्फोसाइट गलती से बोल दिया मैंने, बेसोफिल्स, चल जा, बेसोफिल्स मैंने अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, हाँ, ठीक है। तो इसका भी आंसर बेसोफिल्स था एंड इसका भी आंसर बेसोफिल ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड हार्ड साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, ठीक है। तो सेमीलुनार वेल्व्स, ये मैंने कार्डियक साइकिल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिए। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व जो है वो आपकी, एंड ये दोनों ही आपकी AV वेल्व्स होती हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। इन दोनों के ही बंद होने से आपके कौन सी साउंड आती है, लब साउंड आती है, बट सेमिलुनार वेल्व्स के बंद होने से डब साउंड आती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स अ फेज और इवेंट इन अ कार्डियक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ECG में पूछ रहा है ये। तो आपको कर्व यानी कि वेव और उसके सामने क्या इंडिकेट करते हैं, दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। तो देखो, QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा जी, बट ये तो हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है, तो ये नहीं होगा। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सही है। टाइम बिटवीन SNT रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, अच्छा जी नहीं। देखो P वेव जो है आपकी वो है आपकी एट्रियल सिस्टोल वाली, तो SNT यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। P वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जबकि P वेव आपकी एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कि एट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है P, इधर B ऑप्शन, ये P लगे आपको थोड़ा, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। Which a person of O blood group has anti-A and anti-B antibodies in the blood plasma,
ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कांट डोनेट ब्लड टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, सही है, बिकॉज जो बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास ए ब्लड ग्रुप एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, यानी कि ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होगी, तो कोएगुलेशन हो जाएगा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ब्लड इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा, ये गलत है। ब्लड ग्रुप जो है वो आपका एंटीजन जो कि आरबीसी पर है उसके हिसाब से आपको ब्लड ग्रुप दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ऐसा हुआ तो फिर ओ वालों के ब्लड में तो ए और बी दोनों होती हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप तो ए भी होना चाहिए, बट क्या होता है ओ, क्योंकि उनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो आपका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी हो गया। अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एंड अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। सिंपल होता है कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम को नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 3600, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम है आपके पास, इसके ऑप्शंस होंगे, हाँ, ठीक है। सो है आपका देखो लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये टिश्यू फ्लूइड से रिलेटेड है, तो ए का थर्ड हो गया, ठीक है, तो ए का थर्ड किस पे है, ए का थर्ड इन दोनों पे, तो इसको और इसको हटा दो, इसको और इसको हटा दो, ठीक है। अगला देखो आप बी के दोनों के सेम है, तो हम सी को देखते हैं। सी का है थ्रोम्बोसाइट्स, तो थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स कोएगुलेशन में काम आते हैं। सी का फोर किस में, बी में, बी आपका सही हो गया। डी भी देख लेते हैं एक बार, डी लिम्फोसाइट्स आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, और पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपका सही हो गया आंसर, इसमें आंसर क्या हो गया, बी। अगला लास्ट क्वेश्चन 16, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी हैं 2 एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। सो एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि जो एट्रिया है ये सभी बॉडी पार्ट से ब्लड लेती है और वेंट्रिकल्स में जाता है, जो कि गलत है। स्टेटमेंट 1 आपकी क्या है, गलत है। सो स्टेटमेंट प्रिपेयर एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1 मेरे ख्याल से फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू द वेंट्रिकल्स, बट एट्रिया थोड़ी ना होता है, एट्रिया कलेक्ट थोड़ी ना करती है, ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्लोज इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनोएट्रियल नोड पासेस एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, अच्छा एट्रिया है, सॉरी मैंने इसे एओर्टा पढ़ रहा था, मैं मुझे लगा एओर्टा है ये, क्या, सॉरी। सो आई थिंक ये एओर्टा था, ठीक है, मेरे को देख के भी अनदेखा कर दिया मैंने इसकी स्पेलिंग को, ठीक है, बहुत गंदी वाली गलती हो गई, ऐसी गलती आप मत करना प्लीज़, ठीक है। तो एट्रिया है ये, एओर्टा नहीं है, एट्रियम, ठीक है। एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनोएट्रियल नोड पासिस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, तो देखो इसमें एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 2, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 2 डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1, यस ये सही है, बिकॉज देखो जो भी एट्रिया आपका ब्लड रिसीव कर रहा है जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के उसमें से वो उसमें जाता है वेंट्रिकल्स में आपका, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद बोला है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है साइनोएट्रियल नोड में वो आपका एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। तो जब ब्लड जाता है तभी एक्शन पोटेंशियल तभी उसके बाद ही आता है, इसमें इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 पे डिपेंडेंट है। इसके साथ हमने सभी MCQs देख लिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि एक ब्रेक आएगा बहुत थोड़ा बड़ा सा 20 दिन का लगभग, ठीक है, बिकॉज मेरी भी एग्जाम्स हैं ना, आपको भी शायद आपके भी मिड टर्म्स होंगे या कुछ होगा, ठीक है, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कीजिए। हाँ शॉर्ट वीडियोज़ आती रहेंगी या छोटी छोटी वीडियोज़ आती रहेंगी, बट ये सीरीज़ थोड़े दिनों के लिए पॉज पर रहेगी। 4 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं। हाँ ये नहीं होगा, बाद में मैं थोड़ी इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा कि हफ्ते में 3 या 4 भी आया करेंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपसे थोड़ी सी माफ़ी मैं मांगना चाहता हूँ, ठीक है। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। यस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर